वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बैरियर्स फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नेचुरल फैमिली प्लानिंग के मेथड्स पढ़े थे, जो कि पार्ट 1 आप देख सकते हैं चैनल पे। सो वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2 नाउ। इसमें जैसे कि आपको पता है कि बैरियर मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो स्पर्म और एग के बीच में कोई बैरियर लेके आते हैं। बैरियर का मतलब होता है कोई रुकावट, यानी कि हर वो चीज़ जो स्पर्म को एग के साथ मिलने से रोके, दैट इज बैरियर मेथड। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ब्लॉक द एग एंड फ्रॉम द एग एंड स्पर्म फ्रॉम मीटिंग, यानी कि एग और स्पर्म को मिलने नहीं देते। जब वो मिलेंगे नहीं, फ्यूज नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, अब इन चीज़ों में फेलियर रेशो बहुत कम होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ें हैं। इसमें ऐसा बहुत कम होता है कि ये कभी नाकाम हो, काम ना कर पाए। ठीक है, अब इसमें फिजिकल चीज़ें आती हैं और कुछ केमिकल चीज़ें आती हैं। जैसे फिजिकली उसमें कॉन्डम आते हैं, डायफ्राम आते हैं, कुछ सर्वाइकल कैप्स होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं जैसे फोम, जेलीज और कुछ टैबलेट्स होती हैं, जिसको यूज़ करके बैरियर मेथड जो है वो कंसीव किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पता है कॉन्डम्स आते हैं, डायफ्राम वगैरह आता है, और कुछ सर्वाइकल कैप्स होते हैं। इनको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कोई मेडिसिन नहीं है ख़ास। ठीक है, इसीलिए इसको फिजिकल मेथड कहते हैं। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहली आपको चीज़ बताई गई है दैट इज़ कॉन्डम। कॉन्डम हम सब पता है, सब जानते हैं कि क्या होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, और ये एक इफेक्टिव, मतलब एक अच्छी चीज़ है, एक असरअंदाज चीज़ है, जिसके बहुत सारे यानी कि अच्छे इफेक्ट्स है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ये एक फ्लेक्सिबल रबर टाइप की एक शीट से बनी होती है, ज़्यादातर लैटेक्स से बनी होती है। ठीक है, जो कि पीनिस को कवर करती है, जो मेल कॉन्डम होता है। ठीक है, वो पीनिस को, या अगर फीमेल कॉन्डम है तो वो वेजाइना को कवर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, और उसकी वजह से जो उसका पर्पस है वो अचीव किया जाता है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे इस तरह का कोई इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो, तो वो कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फीमेल कॉन्डम, एक मेल कॉन्डम। ये आपको फीमेल कॉन्डम का बताया गया है। मेल कॉन्डम तो सबने देखा हुआ है, देखा होगा कि पीनिस के ऊपर लगाया जाता है। इसी तरह जो फीमेल कॉन्डम होता है, ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो स्पर्म जो है वो इससे बाहर नहीं जाता। जिस तरह मेल कॉन्डम होता है, उसी तरह फीमेल कॉन्डम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस इसका ये है कि ये एक तो मतलब कोई बहुत ही महंगी चीज़ नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, और इजीली अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती आपको, और ये आपको मतलब डेली, जैसे लोग गोलियां वगैरह खाते हैं और इसी तरह की चीज़ें, वो डेली आपको नहीं चाहिए होता। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते उस टाइम आपको चाहिए। ठीक है, बाकी हर टाइम या फिर इसका कोई रेगुलर वो नहीं है कि आप रोज़ाना दवाई की तरह ये लेते रहें, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है वो कपल जो कोई और कंट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर सकते हैं, या फिर उनको वो अचीवेबल नहीं है, उनके आसपास उनको मिल नहीं रही, या फिर वो एरिया जहाँ पे फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज अवेलेबल ना हो, तो कॉन्डम तो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इजीली मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो है HIV और एड्स और इसी तरह जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, आपको बचा सकते हैं। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ नॉट हाईली रिलायबल, यानी कि इस पे बहुत ज़्यादा यकीन भी नहीं कर सकते। ये कभी कभी फट सकता है, मसला हो सकता है, रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ज़्यादा रिलेटेड है डायरेक्टली, तो इसीलिए बंदे का जो मूड होता है, जो सेक्सुअल मूड होता है, उसमें भी थोड़ा इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब ये कि इसकी वजह से सेंसेशंस उस तरह नहीं आती। अगर आप कॉन्डम यूज़ करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं,
तो उसी तरह की आप उस एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। विदाउट कॉन्डम जो है वो ज़्यादा सेंसेशंस होती है, ज़्यादा इंजॉयबल होता है, तो उसमें ये डिसएडवांटेज इसका एक हो सकता है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम जो है ये फीमेल कंट्रासेप्शन है, यानी कि ये सिर्फ फीमेल यूज़ कर सकती है, ये मेल की चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये भी वही बैरियर मेथड में यूज़ होता है जिसमें यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। यूट्रस और जो मदर का यानी कि मेन का जो स्पर्म है उसको अंदर जाने से रोका जाता है, ठीक है। अब ये डायफ्राम एक डूम शेप कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और ये सर्विक्स का जो ओपनिंग होता है, सर्विक्स यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है विजाइना के अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर पहनाया जाता है, उसी के ऊपर फिट किया जाता है। तो स्पर्म जब ये मतलब लगाया जाता है तो स्पर्म उससे पास नहीं होता, अंदर की तरफ नहीं जाता, ठीक है। और ये जो है इसी तरह कंट्रासेप्टिव मेथड में यूज़ होता है। अब ये डायफ्राम के अंदर स्पर्मिसाइडल चीज़ें भी यूज़ करते हैं। स्पर्मिसाइड्स जो है ये कुछ जेल या फिर क्रीम तरह इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उस डायफ्राम के ऊपर लगाई जाती है। और ये क्रीम जब हम लगाते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इस क्रीम की वजह से या इस जेल की वजह से जो है वो स्पर्म जो जब वहाँ से गुजरते हैं और इस क्रीम और जेल के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो अंदर नहीं जाते और प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी तरह जो तीसरी चीज़ आपको बताई गई है दैट इज़ सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप जो है ये भी एक बर्थ कंट्रोल चीज़ है, यानी कि कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि स्पर्म को यूट्रस में एंटर होने से रोकता है। अब ये भी रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल मतलब ये कि एक दफ़ा यूज़ करके आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक सिलिकॉन का बना होता है जो वेजाइना के अंदर फिट होता है, और ये भी डायफ्राम की तरह सर्विक्स को बिल्कुल टाइटली बंद कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाते, ठीक है। ये आपको डायफ्राम बताया गया है कि डायफ्राम में जो है वो हम कोई जेल या फिर इस तरह क्रीम लगाते हैं, फिर वो सर्विक्स के ऊपर उसको फिट किया जाता है, ठीक है। तो वो जो स्पर्म होगा वो सर्विक्स के अंदर नहीं जाता। ये भी आपको वही बताया गया है कि मतलब इसमें डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़र्क होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको बताया गया है कि सर्वाइकल बैरियर जो होते हैं यानी कि डायफ्राम या फिर जो सर्वाइकल कैप होते हैं, ये आप उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो लुब्रिकेंट्स हम लगाते हैं ना, जो स्पर्मिसाइडल जो वो लगाते हैं, यानी कि जो क्रीम और जेली और ये चीज़ें लगाते हैं तो वो वाटर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि ज़्यादातर उसमें केमिकल्स वगैरह ना हो, पानी ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि अगर केमिकल ज़्यादा होंगे तो अंदर वो और भी मसले कॉज करवा सकता है। इसके अलावा ये इंटरकोर्स है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी से तकरीबन 6 से 8 घंटे पहले लगाना होता है, और उसके बाद भी जो है आपने उसको सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी उसको वहाँ तकरीबन 8 घंटे तक रहने देना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये वहाँ दोबारा वही चीज़ बताई गई है कि डायफ्राम और सर्वाइकल क्या है। तो ये एक डायफ्राम जो है डूम शेप, यानी कि जैसे गुंबद होता है उसी तरह की एक चीज़ होती है जो कि लैटेक्स यानी कि एक रबर टाइप चीज़ से बनी होती है, ठीक है। सॉफ्ट होती है और वो सर्विक्स को बिल्कुल बंद कर देती है। सर्वाइकल के भी सेम इसी तरह का होता है, वो भी सर्विक्स को बिल्कुल बंद कर देता है, और उसमें स्पर्मिसाइडल वो जेल वगैरह लगे होते हैं जो स्पर्म्स को किल करते हैं और आगे नहीं जाने देते, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पे दोबारा बताई गई है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कुछ केमिकल बैरियर्स के बारे में बताया गया है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कुछ जेलीज़, कुछ फोम और कुछ इसी तरह के टैबलेट्स होते हैं या कुछ जेल लाइक चीज़ें होती हैं जिसको यूज़ करके मतलब प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, और इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं तो इसीलिए इसको केमिकल बैरियर कहते हैं। अब ये जो केमिकल होते हैं ये वेजाइना में लगाया जाता है, और वेजाइना में इसीलिए लगाया जाता है ताकि स्पर्म सेल्स को किल किया जा सके, इसलिए उसको स्पर्मिसाइड्स कहते हैं, यानी कि स्पर्म को किल करने वाली चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ ये आपको बोटल्स या ट्यूब्स या इसी तरह की चीज़ें आती हैं, और वो एक ट्यूब आप लेके काफ़ी टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये
चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी या अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इसको कॉन्डम के साथ या फिर इसी तरह जो अदर बैरियर्स होते हैं उन पे लगा के यूज़ करें, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे आपको वही केमिकल बैरियर्स बताए गए हैं, यू कैन सी दैट। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है कि इसको वेजाइना में लगाते हैं तकरीबन सेक्सुअल इंटरकोर्स से 1 घंटा पहले, ठीक है? ये थ्रू फिंगर्स या फिर कोई भी एप्लीकेटर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके ज़रिए आप लगा सकते हो। और तकरीबन सेक्स के 6 घंटे बाद तक आपने वेजाइना को वॉश नहीं करना होता और इसको एक कूल या फिर ड्राई प्लेस में रखना होता है ताकि ये चलता रहे, ठीक है? तो ये उसका यूज़ का तरीका आपको बताया गया। अच्छा जी, इसके अलावा इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जिसको हम आईयूसीडीज़ शॉर्ट में कहते हैं, और ये कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ आलात होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे डिवाइसेस होती है जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है, लगाई जाती है ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। अब ये तो या तो कोई कॉइल तरह की चीज़ होती है, लूप या फिर ट्रायंगल या फिर टी शेप की, इसी तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक या मेटल की बनी होती है, ठीक है? अब ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट करने के लिए कोई नर्स या कोई प्रोफेशनल अ, होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद से लगा लें, खुद से प्रॉपर्ली नहीं लगता और ना ही उसको हर कोई लगा सकता है। तो ये आप किसी प्रोफेशनल से लगवाओगे, ठीक है? और इसमें मतलब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी आप डिवाइसेस लगाते हो, तो जो प्रेगनेंसी मतलब अगर स्पर्म और एग आपस में मिल भी गए, तो उनके फर्टिलाइज़ेशन के बाद जब ये डिवाइस वहाँ पे मौजूद है यूट्रस में, तो वो उस फर्टिलाइज़ एग को यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होने देते, यानी कि वहाँ पे अपना जो वो जगह बनाते हैं वो नहीं बनाने देते, ठीक है? इसीलिए जब वो इम्प्लांट नहीं होगा तो बेबी नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब इस इंट्रायूट्राइन डिवाइस के 2 तरह होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉपर टी, जो टी की तरह उसका शेप होता है, वो तकरीबन 10 साल तक चलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ के लिए। और एक होता है मल्टी लोड जो कि 5 साल तक चलता है, ठीक है? और इसमें भी वही कि ये बहुत कम ऐसे होता है कि फेल हो जाए, यानी कि बहुत कम ऐसे केसेस मिलते हैं जो ना होने के बराबर है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस उनके बॉडी में लगा हुआ है और कोई प्रेग्नेंट हुआ हुआ, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये आपको वही बताया गया है, कॉपर टी और मल्टी लोड का बताया गया, टी शेप है और मल्टी लोड है। अच्छा जी, ये आपको दिखाया गया है कि आप इसको रिप्रोडक्टिव यानी कि यूट्रस में कैसे लगा सकते हैं, और ये आपको एक हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो लगा के देगा। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने फिलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया हुआ है, जहाँ से एक फर्टिलाइज होके नीचे की तरफ नहीं आ सकता जो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी को रोकते हैं। अब इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या-क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हाईली इफेक्टिव है, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? और नो इंटरफेरेंस विद इंटरकोर्स, यानी कि इसकी वजह से इंटरकोर्स के ऊपर, सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है? और इमीडिएट रिटर्न टू फर्टिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि अब ये मैं मज़ीद नहीं यूज़ करना चाहता और अब इसको या बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उसको आप रिमूव करके फर्टिलिटी की तरफ वापस आ सकते हैं। अच्छा, इसका कोई हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यानी आपके बॉडी के ऊपर कोई मसला नहीं होता, ठीक है? और ब्रेस्ट फीडिंग वाले दिनों में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल काम कर सकता है, ठीक है? अच्छा जी। अब इसके अगर नुकसानात की बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवा सकता है, और जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम क्रैम्प्स जो दर्द वगैरह होते हैं वो इसकी वजह से थोड़े से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? स्पॉटिंग फॉर फ्यू डेज आफ्टर इंसर्शन, और जब ये आप लगाते हो, यानी कि जब आपने ये यूट्राइन डिवाइस लगा लिया, तो कुछ दिन तक आपको वो चुभेगा, जैसे जैसे थोड़ा बहुत दर्द होगा या आपको महसूस होगा कि अंदर कुछ है, ठीक है? फिर बंदा आदी हो जाता है तो वो उसके बाद नहीं फील होता। अच्छा जी,
इसके अलावा आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, किसी अ, ऐसे बंदे से लगवाया जो जिसको पता नहीं है कि कैसे लगाते हैं, प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कभी-कभी अगर आपने इसको सही नहीं लगाया है तो एक्सीडेंटली निकल भी जाता है, ठीक है, यानी कि यूट्रस से बाहर आ भी सकता है अगर प्रॉपरली नहीं लगा हुआ हो तो। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट वन इज हार्मोनल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, के हार्मोनल मेथड्स क्या हो सकते हैं। हार्मोन्स, बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव के हार्मोन्स होते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। अब हार्मोनल मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें नाम से पता है कि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे टैबलेट्स वगैरह होती है जो फीमेल्स लेती रहती है, ठीक है, जो और वो वही काम करती है बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो नॉर्मली बॉडी में रिलीज हो रहा होता है ना, और जो काम करता है उसी तरह के काम ये पिल्स कर रही होती हैं, जो ये क्या कहते हैं, जो ये गोलियां होती हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओरली होती है, यानी कि गोलियां है तो मुंह से खाओगे, ठीक है। कुछ उसमें गोलियां प्रोजेस्टिन होती हैं, उसमें मतलब सिर्फ प्रोजेस्टिन वाले गोलियां होती हैं, प्रोजेस्टिन उसमें हार्मोन लाइक चीज़ें होती हैं। कुछ उसमें ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं कंबाइन ओरल पिल, यानी कि उसमें प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं ईसीपी, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो आगे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है हम ओरली ले सकते हैं, जैसे गोली हम खाते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंजेक्टेबल होती है, यानी कि इंजेक्शंस के ज़रिए लगवाई जाती हैं, जैसे कि यही चीज़ है प्रोजेस्टिन। आप अगर उसको इंजेक्शन के ज़रिए लगवाओ तो प्रोजेस्टिन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, सीआईसीज। और इसी तरह दोनों लगाते हो तो उसको हम कंबाइन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, जिसमें दोनों हार्मोन प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। कुछ चीज़ें सबडर्मल इम्प्लांट्स होती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो स्किन के नीचे लगाई जाती है और जब तक वो बॉडी में लगी रहती है वो चीज़, तो प्रेगनेंसी नहीं होती, जो कि आगे डिस्कस किया हुआ है, हम देखते हैं। अच्छा, अगर हम पहले पिल्स की बात करें तो पिल जो है वो एक फीमेल को वो रोज़ाना एक गोली खानी पड़ती है, और उसकी वजह से जब तक वो खाती रहती है तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होती। कुछ इंजेक्शन जैसे होते हैं जो एक बार लगा के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इसी तरह इस टाइम तक वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो कुछ इंजेक्शंस होते हैं। कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्किन के नीचे लगाया जाता है, स्पेशली हाथ में लगाया जाता है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हार्मोनल मेथड जो है ये वही बात है कि ये ऐसे काम करता है कि ये फीमेल के एग को रिलीज नहीं होने देता। अब जब ये एग रिलीज नहीं होगा तो वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा और बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। कुछ हार्मोन जो होते हैं जो हम मतलब जो दवाइयाँ या फिर जो टैबलेट्स वगैरह लेते रहते हैं उसमें, उसकी वजह से जो म्यूकस होता है, यूट्रस का जो ओपनिंग होता है ना जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, वहाँ पे एक किस्म का म्यूकस प्रोड्यूस होता है। अब जब ये दवाइयाँ या ये गोलियाँ ले फीमेल्स ले रही होती हैं तो इसकी वजह से वो म्यूकस जो है बहुत बड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर की तरफ नहीं जा पाता, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके अलावा कुछ जो दवाइयाँ या फिर इंजेक्शंस और गोलियाँ होती हैं उसमें वही बात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो कम्बिनेशन पिल्स कहलाते हैं, या कुछ इंजेक्शंस होती हैं। अब ये दोनों हार्मोन्स जब एक साथ काम करेंगे टुगेदरली, जब ये काम करते हैं तो ये प्रेगनेंसी नहीं होने देते, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हो तो उसमें स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर दोनों एक साथ रिलीज होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, दोनों नॉर्मली बॉडी में एक साथ रिलीज नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जब ये हम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं तो मतलब दोनों हार्मोन बॉडी में उस टाइम मौजूद होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो प्रेगनेंसी उसकी वजह से नहीं होती। अब मतलब कुछ ऐसे मसले होते हैं जो फीमेल के साथ अक्सर अदर हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो फिर उनको ये वाली मेडिसिन और ये दवाइयाँ नहीं दी जाती, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई और हेल्थ केयर या हेल्थ इशू होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये नहीं देते। अच्छा जी,
अब कंट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि ये वही टैबलेट्स है जो एक फ़ीमेल रोज़ाना लेती है और उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी नहीं होती। अब ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी गोलियाँ होती हैं जिसमें एक पलटे में 21 टैबलेट्स होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं जिसमें 28 टैबलेट होती हैं, ठीक है? तो अगर कोई फ़ीमेल ऐसी है जो 28 गोलियाँ जो उसका पलटा है वो यूज़ कर रही है, तो वो रोज़ाना जो है वो एक-एक टैबलेट ले रही होगी, ठीक है? और जैसे ही वो 28 यानी कि 28 टैबलेट्स ख़त्म हो जाएँगे, तो अगले दिन से वो दूसरा पैकेट स्टार्ट करेंगी और दूसरा वो लेती रहेंगी, ठीक है? इसमें से जो आखिरी के 7 गोलियाँ होती हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे ये वाला पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 28 गोलियां हैं, ठीक है? 28 गोलियों में जो 21 गोलियां होती हैं यानी कि 27, ये आपको वाइट कलर की नज़र आती है और बाकी जो 7 है ये आपको थोड़ा सा अदर कलर है, ब्राउन कलर आई थिंक, ठीक है? अब ये जो 21 है यानी कि जो 21 वाइट कलर की गोलियां है, ये वो होती है यानी कि कंट्रासेप्टिव होती है, वही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली, ठीक है? और जो बाकी के साथ है ये जस्ट मतलब शुगर या फिर कैल्शियम वगैरह होती है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि फीमेल ये कंटिन्यूसली ले रही होती है तो उनको डेट का इशू नहीं आता या फिर वो भूलती नहीं है, ठीक है? उनको पता होता है कि उनसे काउंट जो उनका एक शुमार चल रहा होता है, एक काउंट चल रहा होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये इसीलिए वो कंटिन्यूसली ले रही होती है। बाकी जो आखिरी के साथ है उनका प्रेगनेंसी में कोई लेना देना नहीं होता, बस वो ले रही होती हैं ताकि उनका वो एक तरतीब से वो चलता रहे, ठीक है? तो ये जो 28 गोलियां होती हैं, जैसे ही एक पैकेट ख़त्म हो जाए तो वो दूसरा स्टार्ट करें, वो ख़त्म हो जाए तो तीसरा स्टार्ट करें, ठीक है? और इसमें आखिरी के जो 7 गोलियां होती हैं वो शुगर की बनी होती है, मतलब कुछ हार्मोन्स वगैरह नहीं होते उसमें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रहेगा कि रोज़ाना एक गोली लेनी है, ठीक है? अच्छा, अगर कोई फीमेल ऐसी है जो कि 21 डे वो यूज़ करती है जिसमें 21 गोलियां होती है, तो उसमें जब 21 गोलियां ख़त्म हो जाती है तो फिर उन्होंने 7 दिन वेट करना होता है, यानी कि 7 दिन कोई गोली नहीं खानी होती, ठीक है? 7 दिन जब वो गोली नहीं खाएंगे और 7 दिन पूरे हो जाएंगे यानी कि 21 के बाद 7 दिन और यानी कि 28 दिन हो जाएंगे। 28 दिन के बाद वो दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर 21 गोलियां फिर 7 दिन वेट, ठीक है? लेकिन उसमें उनसे वो तरतीब ख़राब हो सकती है, शायद वो भूल जाएं कि कितने दिन नहीं खाया, ठीक है? इसीलिए 28 वाला ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर वो रख सकती हैं याद तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। अब जब वो 21 वाला ले रही होती हैं तो 7 दिन जो आखिरी के होते हैं उसमें उनका ब्लीडिंग या यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। वो 7 दिन आपने वेट करना है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर 7 दिन में ब्लीडिंग नहीं हुई या पीरियड्स नहीं आए तो उसका वेट नहीं करना है, 7 दिन हो गए दोबारा से फिर वो खुद से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें वही बात कि कुछ प्रोजेस्टेरोन, कुछ कंबाइन और कुछ एसीपी होते हैं। ये आपको वही बताया गया है कि कुछ में 28 टैबलेट्स और कुछ में 21 टैबलेट्स, ठीक है? दोनों एक ही तरह के हैं, कोई उसमें वो नहीं है, बस 28 वाले जो है वो आपको याद रखने में हेल्प करता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है जिसको हम ईसीपी कहते हैं, ये तकरीबन अ, मतलब विद इन 72 आवर्स जब कोई फीमेल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती है यानी कि जिसमें कोई कॉन्डम या कोई कंट्रासेप्टिव नहीं यूज़ किया गया, ठीक है? तो उसके विद इन 72 आवर सेक्स करने के बाद उसको ये टैबलेट्स लेनी होती है ताकि अंदर बॉडी में जो स्पर्म या फिर जो एग फर्टिलाइज होने का चांस हो, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? जब वो टैबलेट्स लेती है तो ये जो है एग के रिलीज को बंद कर देती है या फिर अगर स्पर्म हो तो उसको किल कर देती है, ठीक है? उसको फर्टिलाइज नहीं होने देती और इसके अलावा वो जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होने देती। लेकिन अगर एक दफ़ा स्पर्म या एग फर्टिलाइज हो गया है और उसके बाद ये आप ले रहे हो तो फिर ये काम नहीं करेगी, ठीक है, ये टैबलेट्स। अच्छा, और ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं यानी कि ईसीपी जो होते हैं, ये आप
मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस में देते भी नहीं हो। जैसे फीमेल को माइग्रेन है, हेडेक, ठीक है, आधे सर का दर्द जो होता है उसको आप नहीं दे सकते हो। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, या कोई वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या किसी को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, या किसी को आईएचडी या फिर वल्वुलर हार्ट डिजीज है, ठीक है, जो हार्ट के मसले होते हैं मुख्तलिफ तरह के, या फिर किसी को एपिलेप्सी है, स्ट्रोक है, या फाइब्राइड ट्यूमर वगैरह है, या ब्लड डिसऑर्डर है। अगर कोई भी मसला इनमें से किसी फीमेल को है तो वो ये वाले टेबलेट्स यूज नहीं कर सकती, वो बिल्कुल मना है उनको, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमें पता है इफ टेकन रेगुलरली एंड करेक्टली इट इज इन ऑलमोस्ट 100% रिलायबल कंट्रासेप्टिव। अगर ये वक्त के साथ रेगुलरली लिया जाए तो ये 100% सही है, मतलब इससे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इजीली रिवर्सिबल है। अगर कोई फीमेल चाहती है कि अब उन्होंने बच्चा पैदा करना है तो वो बस ख़त्म करें, टेबलेट्स लेना बंद कर दें, ठीक है, तो रिवर्सिबल हो जाएगी। ये असल में इसके अलावा ये पीरियड्स भी रेगुलेट करवाते हैं, यानी कि टाइम पे पीरियड आते हैं। और अगर कोई हैवी पीरियड है जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, तो ये उसको भी ठीक कर देता है। इसके अलावा जो पीरियड पेन होता है उसको भी कम करता है, इतना ज़्यादा पेन फील नहीं होता, ठीक है। और इसके अलावा जो उनके पीरियड होते हैं वो कम टाइम के लिए होते हैं, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलते, और ब्लीडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर या फेस के ऊपर कोई एक्नी और इसी तरह दाने वाने हो तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है। और इजी टू यूज़ है, मतलब कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस गोली है, खानी है और बात ख़त्म, ठीक है। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें डेली एफर्ट है, यानी कि रोज़ाना आपने गोली खानी है तो रोज़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। द पिल इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन सर्टेन हेल्थ कंडीशन। हर कोई खा भी नहीं सकता। अगर किसी को जो पिछले हमने बीमारियां पढ़ी उसमें से कोई एक भी मसला है तो ये टेबलेट वो नहीं ले सकती, ठीक है। और बहुत कभी कभी इसके रिस्क होते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, बहुत कम। और ये अ, आपको एसटीडीज जो होते हैं उससे नहीं बचा सकती, यानी कि अगर आपको ऑलरेडी एसटीडी है या इसी तरह का कोई मसला है तो इससे वो ठीक नहीं होता। अच्छा जी, इसके अलावा सबडर्मल इम्प्लांट्स की बात की गई है तो ये हमने बात की कि एक ऐसे सॉफ्ट ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो स्किन के नीचे रखी जाती है। स्पेशली जो आर्म होता है, जो हाथ होता है, हाथ के स्किन के नीचे, उसमें दो तरह के इम्प्लांट्स आते हैं, ठीक है। एक नॉर प्लांट होता है, एक इम्प्लानोन होता है। नॉर प्लांट जो होता है उसमें 6 रॉड होते हैं छोटे छोटे से, जो कि 5 साल तक चलते हैं, 5 साल तक कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। एक होता है इम्प्लानोन जिसमें एक रॉड होता है और 3 साल तक वो चलता रहता है, ठीक है, यानी कि 3 साल से 5 साल तक प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देता है। इम्प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा 5 साल वाला लगवा रहे हो या 3 साल वाले लगवा रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्किन के नीचे से एक कट लगाया जाता है और उसी के ज़रिए वो जो ट्यूब्स होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं। और अगर रिमूव करना भी है तो वो तो भी उसी तरीके से रिमूव करते हैं। ये किसी भी क्लिनिक में या किसी फैमिली प्लानिंग सेंटर पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई हेल्थ जो प्रोफेशनल होगा वो कर सकता है, ठीक है। ये स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो ये चीज़ यूज़ कर सकती हैं। ये आपको नॉरप्लांट और एम्प्लानोन के बताए गए हैं, यू कैन सी दैट। अच्छा, और ये ऐसे लगाया जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा हाथ में, ओके। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये 100% सही चीज़ है और ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर यूज़ कर सकती है। इसमें कोई डेली एफर्ट नहीं है, एक बार लगा लिया बात ख़त्म, ठीक है। और सालों तक आपको 4-5 साल तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसमें कोई ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ जो है वो मतलब रिलेट नहीं करता, हाथ में लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होता, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को एक्सेप्टेबल होता है। और ये किसी भी टाइम जब आप चाहते हो कि आप बच्चा पैदा करना है तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। और जब आप इसको निकालोगे तो तकरीबन 3 महीने में फर्टिलिटी वापस आ जाती है।
अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इससे कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। इट्स इंसर्शन एंड रिमूवल हैव टू बी डन इन ए क्लिनिक। वही बात कि इसका लगाना या इसका रिमूव करना एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से करोगे, एक ट्रेंड बंदे से करोगे, इसे खुद करोगे या किसी अनट्रेंड बंदे से करोगे तो मसला हो सकता है। और ये वही बात कि इसको एसटीडी और एड्स से आपको ये नहीं बचा सकता। अच्छा जी, अब इसके आपको कुछ कंट्रासेप्शन के जो हार्मोनल कंट्रासेप्शन होते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं। जैसे अगर कोई हार्मोनल कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से उसको वेट गेन हो सकता है, हेडेक, इर्रेगुलर पीरियड, मूड चेंजेस, डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है। यानी कि वो एक्टिविटी या सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाते हैं, ख्वाहिशात कम हो जाते हैं, नोज़िया, एक्नी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मिस्ड पीरियड्स और ये सारी चीज़ें, चेंजेस इन आई साइट, तो ये आप देख सकते हैं। हेयरसुटिज्म वगैरह हो सकता है, यानी कि बॉडी पे बाल आना, फीमेल के, उसको हम हेयरसुटिज्म कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है परमानेंट या फिर हम इसको सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग भी कहते हैं। और ये मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया था कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल परमानेंट होती है, ये कभी भी वापस रिटर्न नहीं हो सकती। वंस आपने डिसाइड किया कि ये सर्जिकल मेथड या सर्जिकल कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है या ये काम करना है तो फिर ये हमेशा के लिए हो जाएगा, ये कभी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वो लोग करते हैं जिनके बच्चे 3-4 या जितने वो पैदा करना चाहते हैं उन्होंने पैदा किए होते हैं और वो मज़ीद बच्चे नहीं पैदा करना चाहते परमानेंटली, ठीक है, तो वो इस मेथड पे आ सकते हैं। अब इसमें जो है मेल या फीमेल दोनों में होता है, दोनों ही परमानेंटली उनके कुछ पार्ट्स जो है वो सर्जरी के थ्रू काट दिए जाते हैं, उसमें एक लाइगेशन की जाती है, तो वो फिर वो प्रोसेस नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। जैसे मेल में हम वेजेक्टमी करते हैं और फीमेल में ट्यूबल लाइगेशन करते हैं। मेल में जो है वो जो वास्ट डिफरेंस होता है, जो टेस्टिस से स्पर्म में स्पर्म लेके आता है टू द पीनस, ठीक है, उस वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है और इसी तरह वो स्पर्म आता नहीं है फिर बाहर की तरफ, ठीक है, और वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो इसीलिए वो फिर परमानेंटली जो है वो मेल बच्चा नहीं पैदा कर सकता। इसी तरह आप ट्यूबल लाइगेशन देखेंगे तो ट्यूबल लाइगेशन में जो फीमेल का ट्यूब होता है, जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस के पार्ट को, फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा या तो टाई किया जाता है यानी कि बांध दिया जाता है या फिर उसको कट लगाया जाता है, उसको कट किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे स्पर्म ओवम के पास यानी कि एग के पास वो पहुंचता नहीं है और इसी तरह वो जो प्रेगनेंसी है वो होती नहीं है। ये ट्यूबल लाइगेशन का आपको बताया गया है कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि स्पेशली फीमेल में होता है और ये जो अ, वही बात के प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होता है। इसमें सर्जरी के ज़रिए या तो फेलोपियन ट्यूब में कोई कट लगाया जाता है या फिर उसको बांध दिया जाता है या उसको किसी तरीके से सील किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरीज और यूट्रस का जो राब्ता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर स्पर्म जाएगा भी तो वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये जो प्रोसेस है ये हॉस्पिटल में होता है तो आपको तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और वुमेन में इतनी बड़ी कोई सर्जरी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 30-40 मिनट का प्रोसेस है और उसी दिन जिस दिन ये प्रोसेस हो उसी दिन फीमेल को घर भेज दिया जाता है और तकरीबन कुछ दिन बाद वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह जो मेल में किया जाता है दैट इज़ विजेक्टमी। विजेक्टमी सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि मेल स्टेरिलाइजेशन के लिए यानी कि मेल को स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जो टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस आता है उसको काट दिया जाता है और टाई किया जाता है या फिर उसको किसी वजह से ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो जो स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, जब ऊपर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और वो प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है।
अब इसमें भी वही हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि जिनकी ये सर्जरी हो, हॉस्पिटल में एडमिट इतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करते, प्रोसेस बस हो जाता है और उसको घर भेज दिया जाता है, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती जिसकी वजह से मरीज को हॉस्पिटल में कई दिन तक रखा जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वालिटीज ऑफ अ गुड कंट्रासेप्टिव, ये आपको बताया गया एक अच्छे कंट्रासेप्टिव की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो रिलायबल हो, आपका यकीन हो उस चीज़ के ऊपर, वो एक्सेप्टेबल हो, ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ ना हो। ठीक है। अब लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल हो, इजीली अवेलेबल हो और इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी ना हो। ठीक है, आपको कम कीमत में वो चीज़ मिल जाती हो, इजी टू यूज़ हो, रिवर्सिबल हो, यानी कि वो जब आप फिर चाहते हो कि आप बच्चा पैदा करना है तो आप उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, सेफ हो, उससे कोई बीमारियां कोई इस तरह की चीज़ें ना फैले और एक सेक्स लाइफ में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, यानी कि उसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ ख़राब ना हो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग कैसे करेंगे, आप लोगों को कैसे मतलब उनको अ, उस चीज़ फैमिली प्लानिंग के लिए कैसे आमादा करोगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उनमें, आपने उनको चीज़ें बतानी है, मुख्तलिफ़ किस्म की तरीक़ों से उनको काउंसल करना है, तो उनमें वो चीज़ एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो आ जाएगी। ठीक है, आप उनको चीज़ें यूज़ करने का तरीका बताएं कि इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, और इनको इम्प्रूव कंटिन्यूएशन जारी कैसे रखना होता है और उस चीज़ से वो सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, और जो भी इन चीज़ों के हवाले से जो फैमिली प्लानिंग के हवाले से मिसकंसेप्शंस, गलत फहमियाँ और चीज़ें होती हैं, उनको ख़त्म करें। ठीक है, तो ये चीज़ इसी तरह चलती रहेगी। ये आपको टास्क बताया गया है एंड दैट्स ऑल अबाउट फैमिली प्लानिंग। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ, चीज़ें समझ आ गई होगी। इजी है, कोई भी उसमें मुश्किल कुछ नहीं है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।